नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण 23 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला की यह नवी वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, थेरी गाथा अंग है। थेरी गाथा अंग है तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। थेरी गाथा जो है सूत पिटक का भाग है, सूत पिटक का अंग है। जो हमारा सूत पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धर्म उपदेश दिए गए थे उसका संग्रह है। मतलब बौद्ध धर्म और दर्शन का संग्रह किसमें मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। और सूत पिटक जो है कुल 5 निकायों में विभक्त है। 5 निकायों में विभक्त है। तो इसमें जो एक है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय, ठीक, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, इसके बाद है आपका संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, फिर है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, इसके बाद है आपका लास्ट में 5वां खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। यह कुल 5 निकाय हैं। तो जो इसमें आपका मैंने भी आपको बताया 5वां खुद्दक निकाय, तो यह जो आपका थेरी गाथा है यह खुद्दक निकाय का पार्ट है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत जो है खुद्दक पाठ है। धम्मपद है, धम्मपद भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उदान है, सूत्र निपात है, विमानवत्व है, ये भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। थेरी गाथा है, जातक है, तो जातक भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सब जो खुद्दक निकाय के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपका किसका पार्ट है? सूत पिटक का। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया पहला है अलबर्नी। तो अलबर्नी कहाँ पे पैदा हुआ था, कहाँ का रहने वाला था? तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो हम लोगों को मालूम है कि अलबर्नी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आया था। और उसका जन्म जो है 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया, ठीक है, खीवा में हुआ था। तो जो खीवा है वह वर्तमान में उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है अलबर्नी का मूल नाम क्या था? तो अबू रेहान, अबू रेहान जो है इसका मूल नाम था। और इसकी प्रसिद्ध रचना थी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद इसकी प्रसिद्ध रचना थी, ठीक है। इसके बाद विकल्प भी है मार्को पोलो, इटली। तो मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? वह इटली के, ठीक है, वेनिस का रहने वाला था। और उसे जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो मतलब ये जो मार्को पोलो इटली है यह भी सही है। प्रश्न आप पूछ लिया जाए मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत की यात्रा पर। उस समय जो है वहाँ पे पांड्य राजवंश का शासन था। हमारा अगला विकल्प है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। दक्षिण बेसिकली जो है यह अफ्रीका, मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। और यह उस समय जब इब्न बतूता भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। विकल्प डी है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो तुर्की का रहने वाला नहीं था, बल्कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? फारस का, फारस या वर्तमान में से आप ईरान कह सकते हो, ठीक है। तो ईरान का रहने वाला था। और वह जो है फारस के शासक, फारस के शासक शाहरुख, फारस के शासक या ईरान के शासक शाहरुख का जो है दूत बनकर जो है वह कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में गया हुआ था। और बाद में जो है उसने विजयनगर की यात्रा की। तो उस समय विजयनगर में देवराय द्वितीय का शासन था, देवराय सेकंड का शासन था। और विजयनगर से काफ़ी प्रभावित हुआ था अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक के विषय में प्रश्न पूछा जाता किसका जो है वह दूत था? तो अब्दुल रज्जाक शाहरुख का दूत था, जो कि खुरासान का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है पहला है मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था।
और इसका शासनकाल है 1316 से लेकर 1320। 1316 से लेकर 1320। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का किस या कौन सा सुल्तान था जिसने आपको खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने ही अपने आप को खलीफतुल्लाह या की उपाधि या खलीफा घोषित किया था। दूसरा है खुसरो शाह। तो खुसरो शाह मतलब नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। तो इसका शासन जो है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल से लेकर सितंबर 1320 तक इसका शासनकाल था। तो पहले ए आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ए आएगा। इसके बाद तीसरा है मोहम्मद शाह। तो ये जो मोहम्मद शाह है, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह इसका नाम है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। और यह तुगलक वंश का शासक था। यह तुगलक वंश का शासक था। 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक इसका शासन था, ठीक। तो इसके बाद जो है ये आ रहा है आपका। इसके बाद चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। तो आलम शाह है इसमें, तो इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो है सैयद वंश का शासक था, सैयद वंश का शासक था। और इसका शासनकाल था 1443 से लेकर 1451, ठीक है। 1443 से लेकर 1451 तक इसका शासनकाल था। तब सभी जो है एक क्रम से हैं, तो हमारा विकल्प ABCD सही होना चाहिए। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले मुबारक शाह खिलजी आएगा, फिर खुसरो शाह आएगा, और इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह आएगा, और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आएगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पैगंबर का सेनापति किसने अपने आप को किसने पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्ता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपदकालीन शासक के जीवन पर आधारित था। तो यह जो है विकल्प बी उदयन के जीवन पर आधारित था। स्वप्नवासव दत्ता की रचना जो है भास के द्वारा की गई थी, महाकवि भास के द्वारा की गई थी। और इसमें वत्स नरेश, उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता के मध्य जो है प्रेम संबंध था, तो उसका विवरण इसमें भास ने किया है। तो उदयन कहाँ का शासक था? उदयन जो है कौशाम्बिया का शासक था, जो कि वत्स की राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंडोला महल स्थित है। तो हिंडोला महल जो है मांडू में अवस्थित है। मांडू में जो है हिंडोला महल का निर्माण जो है होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। कब? लगभग 1423 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और यह एक ऐसा महल है जो अंग्रेजी के टी आकार का है। इसका आकार जो है अंग्रेजी के टी आकार का है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा छठा प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कच्चे रेशम एवं मलमल के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारा सही आंसर विकल्प है सोनार गांव। सोनार गांव जो है बंगाल में अवस्थित था। बंगाल में अवस्थित था और यह कच्चे रेशम एवं मलमल के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही साथ सोनार गांव से जो है वस्तुओं का निर्यात भी होता था। यह एक निर्यात केंद्र के रूप में भी स्थापित था। हमारा अगला प्रश्न है, अभंग से आशय है। तो अभंग जो है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। विकल्प हमारा सही आंसर है। यह वरकरी संपदा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, जमोरिन कौन था। तो जमोरिन जो है कालीकट का शासक था। कालीकट का हिंदू शासक था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, कालीकट आया था, तो उस समय जो है कालीकट का शासक कौन था। तो कालीकट का शासक
जामोरिन था वह एक हिंदू शासक था और उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कभी कभी प्रतिक्रिया भी पूछ लिया जाता है कि जामोरिन की प्रतिक्रिया क्या थी, तो उसने विरोध नहीं किया था बल्कि जो है इसका स्वागत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत युगीन वास्तु में अरेबस्क का प्रयोग किया गया है। जो अरेबस्क होता था वह भवनों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो भवनों के सजावट के उद्देश्य से जो है अरेबस्क का प्रयोग किया जाता था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया था? तो विकल्प डी हमारा सही आंसर मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा जो है त्रावणकोर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? त्रावणकोर के शासक थे और इन्होंने डचों को परास्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था, तो वो जो है सवाई जयसिंह है। सवाई आमेर शासक सवाई जयसिंह ने जो है अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह को आरंभ करने का प्रयास किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह ब्रितानी जिसमें, यहाँ पे जिसने होना चाहिए था, वह ब्रितानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी टॉमस रो। टॉमस रो जो है, रो नहीं होगा क्योंकि टॉमस रो जो है 1616 ईस्वी में भारत आया था और जॉन हॉकिंस जो है, जो कैप्टन हॉकिंस है, वह 1608 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, और सूरत में फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह जॉन हॉकिंस होगा। जॉन हॉकिंस ने जो है जहांगीर से जो है सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन बाद में जो है जहांगीर ने अपने आदेश को वापस ले लिया था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां किसकी उपाधि थी? तो जॉन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस की उपाधि थी। ठीक है, कभी यह किस जहाज से आया था यह भी पूछ लिया जाता है, तो यह हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और सूरत में उतरने वाला पहला अंग्रेज था। सूरत में उतरने वाला पहला अंग्रेज था। हमारा अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? आंग्ल मैसूर, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पे था क्वेश्चन द्वितीय आंग्ल। ठीक है, द्वितीय आंग्ल यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? तो हमारा इसमें सही आंसर है विकल्प सी मंगलोर की संधि। 1780 से लेकर 1784 तक जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह युद्ध जब हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है युद्ध का नेतृत्व किया था और 1784 में जो है मंगलोर की संधि हो गई, जिसपे टीपू सुल्तान और मैकार्टनी ने संधि किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सोनधर था। तो सल्तनत काल में जो सोनधर था वह कृषि के विकास के लिए जो है कृषकों को दिया जाने वाला एक ऋण था और इसका जो सोनधर का कॉन्सेप्ट था वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। उसने जो है किसानों को जो है यह सुविधा प्रदान की थी कि अगर उनके पास जो है धन की कमी है तो फसल उगाने के लिए, फसल की देखभाल के लिए उनको जो है राजकीय सहायता प्रदान की जाएगी, एक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे सोनधर के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के दौरान भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो अंतरिम सरकार के दौरान जो है भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कुल 12 सदस्यीय कैबिनेट गठित हुई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। हमारा अगला प्रश्न है, किर्की की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी?
तो जो किर्की की लड़ाई है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लड़ी गई थी, जब पूना के रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने जो है बाजीराव द्वितीय से बादशाह जो अपनी पेशवा है पेशवाई छोड़ने के लिए कहा, तो मराठों ने जो है पूना पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पे अंग्रेज रेजिडेंट उनका जो आवास था एल्फिंस्टन का, वहाँ पे उसने आग लगा दिया। और बाद में जो है बाजीराव द्वितीय ने चूँकि अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी, इसलिए किर्की नामक स्थान पर युद्ध हुआ था जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई थी। ठीक है, तो यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय की घटना है, किर्की की लड़ाई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था 1817-18 में। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में उदक भाग था, तो उदक भाग जो एक सिंचाई कर होता था मौर्य काल में, विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह शासक जिसे एक अभिलेखी साक्ष्य में शक यवन पहलव निषूदन के रूप में महिमामंडित किया गया है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कोरकई। कोरकई जो है पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था। संगम काल में जो है कोरकई पांड्यों की राजधानी थी। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, तो कोरकई थे। और इसका जो उल्लेख है वह कालची नाम से मिलता है, कालची नाम से मिलता है। और यहाँ यह मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, यह मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पे मोती उत्पादन के लिए जो है अपराधियों से जो है मोती निकलवाया जाता था समुद्र से। ठीक है, तो जो कोरकई है वह पूर्वी तट का बंदरगाह है। और शेष सभी जो सुरपारक, बर्बरिकम, टिंडी, कभी मुसरी, नेलसिंडा, ठीक है, और मुझे लगता है नौरा, तोंडी, ये सभी जो है बंदरगाह जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकूट का महाचैती भी कहलाता है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको धरणीकूट या महाचैती के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प से, मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा रचित ग्रंथ है, नागसेन के द्वारा रचित ग्रंथ है। और इसमें लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग जो है दासों के लिए किया है। दासों के लिए किया है। बेसिकली जो है अहितक वे दास होते थे जो ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखे जाते थे। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखे जाते थे। कौटिल्य ने कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया, जिसमें से अहितक का भी उल्लेख प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगम काल में अरसर किन्हें कहते थे? ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर है संगम काल में जो है अरसक शासक वर्ग को कहा जाता था। संगम काल में अरसर शासक वर्ग को कहा जाता था। बेसिकली कुल 4 वर्ग होते थे संगम काल में। ठीक है, एक होता था सुड्डम। तो सुड्डम बेसिकली जो होता था इसमें ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग को रखा जाता था। ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग को रखा जाता था। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। और बेनिगर था एक, बेनिगर, ठीक है, तीसरा बेनिगर था, तो इसमें व्यापारियों को रखा जाता था। और चौथा वर्ग था बेल्लाल।
बेल्लाल, तो बेल्लाल में जो है किसानों को रखा जाता था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो पहला है तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1563, सही है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, विकल्प हमारा सही है। दूसरा है जजिया कर का उन्मूलन 1564, ये भी सही है, अकबर के काल की घटना है। तीसरा है महजर की उद्घोषणा, तो महजर की उद्घोषणा जो 1580 में नहीं हुई थी बल्कि 1579 में जो है महजर की उद्घोषणा हुई थी, और इसका प्रारूप जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था, शेख मुबारक ने तैयार किया था, जो कि अबुल फजल और फैजी का पिता था। विकल्प डी है दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर बहरी किसे कहते थे? तो जो मीर बहरी होता था वह शाही जहाज़ों का प्रभारी होता था, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में पाही कास्त किसे कहा जाता था? तो मध्यकालीन भारत में जो है पाही कास्त जो है मुख्य रूप से भूमिहीन किसानों को कहा जाता था, भूमिहीन किसानों को कहा जाता था, उत्तरी भारत के भूमिहीन किसानों को कहा जाता था। जो मुगल काल में जो है कुल किसानों के कुल 3 वर्ग थे, किसानों के 3 वर्ग थे। एक होता था खुद कास्त, तो जो खुद कास्त किसान होता था उसके पास स्वयं की ज़मीन होती थी और वह अपने गांव में रहकर खेती का कार्य करता था। और दूसरा होता था पाही कास्त, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। पाही कास्त ऐसे किसान होते थे, किसान होते ही कहाँ थे, लेकिन ऐसे लोग होते थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। तो अकबर ने जो है अपने अमल गुजारों को यह आदेश दिया था कि अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास खेती नहीं है तो उसे दूसरे गांव में खेती उसकी सुविधा के अनुसार, ठीक है, और उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है उसे खेत उपलब्ध कराया जा सके जिससे वह कृषि कर सके, तो इसी को पाही कास्त कहा जाता था। और जो तीसरा वर्ग था वह मुजारियान था या मुजरियान था, ठीक है, मुजरियान कर लीजिए आप, मुजरियान। तो जो मुजरियान वर्ग होता था वह क्या करते थे, जो खेती का कार्य करते थे वह किराए पे लेकर खेती का कार्य करते थे। तो किसानों के 3 वर्ग होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में मने अकबरी क्या था? तो मने अकबरी जो है वजन को मापने की एक इकाई थी, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? तो हमारा सही आंसर है जावा, जावा को जो है प्राचीन भारतीय साहित्य में यवद्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है चंदेल बघेलखंड, तो चंदेल बघेलखंड के निवासी नहीं थे, बल्कि जो चंदेलों का जो राज था वह मध्य प्रदेश में था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र में, खजुराहो में, ठीक है। तो पहला जो है हमारा विकल्प जो है गलत है और हमारा यही सही आंसर होगा। परमार मालवा के थे, त्रिपुरी कल्चर त्रिपुरी के थे, सोलंकी गुजरात के थे, और सभी विकल्प सही हैं। पहला विकल्प हमारा गलत है। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? तो इसमें जो है मत्तिल तो उत्तरापथ का हो गया, रुद्रदेव उत्तरापथ का हो गया, अच्युत उत्तरापथ का हो गया। ये तीनों शासक जो है उत्तरापथ के हैं जिनके ऊपर जो समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। और जो ग्रहण मोक्षानु और उत्तरापथ के जो समुद्रगुप्त की नीति थी उसको बोलते थे प्रसभोद्धरण, ठीक है, मतलब पूर्ण उन्मूलन किया था। और जो दक्षिण भारत के शासक थे उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, जो प्रयाग प्रशस्ति है, तो उसकी 19वीं और 20वीं पंक्ति में जो है दक्षिणापथ की विजय का उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि कुल 12 राजाओं के ऊपर जो है समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की और बाद में अपने अधीनता स्वीकार कराकर उनके राज्य को वापस कर दिया। और यह कार्य उसी प्रकार से किया जिस प्रकार राजा रघु ने अपने जो है शत्रुओं का राज्य वापस कर दिया था, ठीक है। इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह का नीति कहा जाता है।
तो इसमें जो है आपका उग्रसेन है, उग्रसेन। तो उग्रसेन कहाँ का शासक था? यह पालक का शासक था, पालक का शासक था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा किया है। सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री हो, सभी प्रश्न चूंकि इसमें मैंने सभी पोर्शन से लिए हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।